हाय हेलो क्लास। आज हम लोग इस टॉपिक में ट्रांसफार्मर की क्षतियाँ यानी ट्रांसफार्मर लॉस को कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्षतियों के बारे में देखते हैं कि ट्रांसफार्मर में होने वाली जो क्षतियाँ होती हैं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन? सबसे जो पहली क्षति होती है आयरन लॉस के रूप में होती है और दूसरी क्षति होती है जो कॉपर लॉस के रूप में होती है। ठीक है, आयरन लॉस जो क्षति होती है क्रोड में होती है। ठीक है, जो क्रोड में होती है तो क्रोड में जो आयरन लॉस क्षति होती है वो दो तरह से होती है, एक एडी करंट क्षति और दूसरा हिस्टैरिसीस क्षति। ठीक है, अब जो एडी करंट क्षति होती है वो क्रोड में जो क्रोड होती है उसके जो लीकेज चुंबकीय फ्लक्स अनावश्यक रूप से ऐसे भाग में टकरा जाता है जिससे उत्पन्न जो ईएमएफ होता है उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है, तो वह एडी करंट लॉस या एडी करंट कहलाता है। अब जब उसको बाहर निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलता है तो वह वहीं पे ऊष्मा पैदा करता है। ठीक है, तो वह क्षति जो है एडी करंट क्षति कहलाती है। एडी करंट क्षति को शून्य तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको कम करने के लिए जो ट्रांसफार्मर क्रोड होती है उसको जो है लेमिनेशंस किए जाते हैं। ठीक है, अब जो हिस्टैरिसीस क्षति होती है ये किसी ट्रांसफार्मर में चुंबकित विचुंबकित होने के कारण जो वाइब्रेशन होता है, पल्सिंग होती है, उसके कारण चुंबकित विचुंबकित होने के कारण ये जो है हिस्टैरिसीस क्षति पैदा होती है। ठीक है, हिस्टैरिसीस क्षति जो होती है उसको भी समाप्त नहीं किया जा सकता। इसको कम करने के लिए क्या करते हैं, कोर की जो कोर होती है उसकी मोटाई को कम करते हैं, थिकनेस को कम करते हैं। ठीक है, इस तरह से एडी करंट लॉस का जो फार्मूला बनता है, एडी करंट लॉस को डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं BM² इंटू F² इंटू T²। तो ध्यान ही देंगे जो ये मैक्सिमम फ्लक्स है वेबर में फ्रीक्वेंसी है और ये T जो है थिकनेस यानी मोटाई को दर्शाता है। तो यानी कि एडी करंट लॉस किस पर निर्भर करता है, अगर कोई पूछता है तो ये तीनों राशियां आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, B वेबर फ्रीक्वेंसी और थिकनेस यानी मोटाई पर डिपेंड करता है। इसके बाद हिस्टैरिसीस लॉस मटेरियल के हिस्टैरिसीस नियतांक को प्रदर्शित करता है ये सिंबल B वेबर्स। इसके बाद F फ्रीक्वेंसी, V जो है उसका जो है मोटाई। ठीक है, ये V। इसके बाद ये देखा गया है कि जो ये एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस है इसमें ट्रांसफार्मर में जैसे कैसे ज्ञात करते हैं, तो ये दोनों लॉस तो आयरन लॉस में आते हैं। ठीक है, तो आयरन लॉस को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में जो है ओपन सर्किट टेस्ट किया जाता है। ओपन सर्किट टेस्ट कैसे होता है कि ओपन सर्किट टेस्ट में ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी साइड के दोनों वाइंडिंगों में इस प्रकार संयोजन होता है। ये प्राइमरी साइड है, अब प्राइमरी साइड में ही हम लगाते हैं वाट मीटर, वोल्ट मीटर भी लगा लेते हैं और एम्पियर मीटर लगाते हैं। ठीक है, इसके बाद सेकेंडरी साइड जो होती है इसको ओपन रखा जाता है। ओपन सेकेंडरी साइड क्या होती है, ओपन होती है यानी खुली होती है। अब इसमें जो है जो इनपुट सप्लाई हमको देना होता है, यहाँ पे इनपुट सप्लाई जो हमको देना होता है एसी के रूप में, जितना वोल्टेज का ट्रांसफार्मर उतना वोल्टेज को देते हैं। ठीक है, उस समय यह जो टेस्ट होता है ओपन सर्किट टेस्ट कहलाता है।
ओपन सर्किट टेस्ट। ठीक है, ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा क्या ज्ञात करते हैं? आयरन लॉस ज्ञात करते हैं। अब आयरन लॉस का मान कौन बताता है? जब सप्लाई देते हैं प्राइमरी में, तो उस समय जो प्राइमरी साइड में लगा हुआ वाट मीटर होगा वह टोटल आयरन लॉस के मान को दर्शाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कॉपर लॉस क्या होता है। तो कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस कहाँ होता है? बाइंडिंग्स में होता है। किस बाइंडिंग में होता है? प्राइमरी बाइंडिंग में होता है और सेकेंडरी बाइंडिंग में होता है। ठीक है, अब कॉपर लॉस किस पे डिपेंड करता है? तो बाइंडिंग के प्रतिरोध पर यानी रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं फार्मूला? अगर प्राइमरी बाइंडिंग का कॉपर लॉस है तो प्राइमरी बाइंडिंग की करंट आईपी कहलाएगी, आई स्क्वायर पी इंटू आर पी। ठीक है, इस फार्मूले से हम क्या ज्ञात कर लेंगे? प्राइमरी बाइंडिंग का कॉपर लॉस। ठीक है, ये किसमें ज्ञात होगा? वाट में। ठीक है, उसी तरह से सेकेंडरी बाइंडिंग को भी ज्ञात कर लेंगे, आई स्क्वायर यस इंटू आई आर एस। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्राइमरी सेकेंडरी बाइंडिंग का कॉपर लॉस का फार्मूला और ये हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग का फार्मूला। ठीक है, इस तरह से अगर दोनों को जोड़ देंगे ऐसे, तो यह टोटल लॉस ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस हो जाएगा। किसमें होगा? वाट में। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का कॉपर लॉस, टोटल कॉपर लॉस आईपी स्क्वायर इंटू आरपी प्लस आई स्क्वायर एस इंटू आर एस के द्वारा हम ज्ञात करेंगे टोटल कॉपर लॉस। ठीक है, अब कॉपर लॉस को ज्ञात करने के लिए ट्रांसफार्मर में कौन सा टेस्ट होता है? तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता है। ठीक है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे करते हैं? शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए आपको ट्रांसफार्मर बाइंडिंग में सारे मीटर्स ऐसे ही लगे रहेंगे इस फिगर के अनुसार। इसमें सेकेंडरी जो ओपन थी इसको क्या करते हैं? शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन थोड़ा शर्त होती है इसमें कि इस ट्रांसफार्मर जितने वोल्ट का होगा उस पूरे वोल्ट का 5% वोल्टेज ही इसको आप आरोपित करेंगे। यानी कि अगर 100 वोल्ट का है तो 100 वोल्ट का 5% वोल्टेज ही ट्रांसफार्मर पर आप डालेंगे और उस स्थिति में जो वाट मीटर्स की रीडिंग होगी वह आपका ट्रांसफार्मर की कॉपर लॉस को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, आशा करता हूं कि ट्रांसफार्मर में लॉसेज और लॉस को ज्ञात करने का जो नियम है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर का क्वालिफिकेशन। ट्रांसफार्मर वर्गीकरण में आप देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण है यानी क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर को हम किस आधार पर बांटते हैं? तो ये टोटल जो है हमारे पास एक चार्ट बनाया हमने और इस चार्ट के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण हुआ है, सबसे पहले वोल्टेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, स्टेप अप और स्टेप डाउन, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। अब स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है ये कहाँ प्रयोग होता है? जनरेशन केंद्रों पर जहाँ विद्युत उत्पादन होती है उसको बढ़ाने के लिए, नहीं स्टेप अप करने के लिए उत्पादन केंद्रों पर, जैसे 11 kV पर उत्पादित हुई तो 11 को 22 kV में वह स्टेप अप कर देता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होता है वोल्टेज के आधार पर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये क्या करता है कि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देता है, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का प्रयोग जो है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में होता है। जो जैसे आपके गांव में होता है कि 11,000 की वोल्टेज ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड में आती है, गांव में क्या आती है 440 वोल्ट या 240 वोल्ट, तो उसको स्टेप डाउन कर देता है, तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, क्रोड की संरचना के आधार पर, अब क्रोड की संरचना के आधार पर ट्रांसफार्मर जो है 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोर टाइप, सेल टाइप, बैरी टाइप। अब आपको ये देखना है कि जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप, ये डायरेक्ट इनको जो है कोर पर ऐसे बाइंडिंग की जाती है।
कोर पर बाइंडिंग ऐसे की जाती है। ठीक है, अब कोर पर बाइंडिंग की जाती है तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में किस प्रकार की कोर प्रयोग होती है, तो एल टाइप कोर प्रयोग होती है। ठीक है, अब इसमें और क्या होता है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए सिर्फ एक मार्ग होते हैं, यानी चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए कितने रास्ता मिलते हैं, एक रास्ता मिलता है। ठीक है, दूसरा होता है कि अब एक चीज और देख लेते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का प्रयोग उच्च वोल्टेज निम्न आउटपुट शक्ति प्रदान करने वाले ट्रांसफार्मर के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा है सेल टाइप ट्रांसफार्मर। सेल टाइप ट्रांसफार्मर जो है ज्यादातर जो है ई और आई आकृति के पत्तियों से बनता है और यह सिंगल फेज के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों में प्रयोग होता है। ठीक है, इसके लिए ई और एल, ई और आई दो आकार की स्टेपिंग्स यानी पत्तियों का प्रयोग होता है, क्रोड का प्रयोग होता है। ठीक है, अब इसमें जो है बीच में ये लिंब पर बाइंडिंग होती है। ठीक है, तो लिंब पर जब बाइंडिंग होती है तो इसमें चुंबकीय बल जाने के लिए दो रास्ते मिल जाते हैं, एक इधर से और एक इधर से। तो ध्यान रखेंगे कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर ई आई स्टेपिंग्स यानी पत्तियों से बनता है और इसमें चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए दो रास्ते होते हैं। ठीक है, इसके बाद इसका प्रयोग स्टेप अप और स्टेप डाउन सिंगल फेज में दोनों प्रकार की वोल्टेज को में होता है। ठीक है, बैरी टाइप ट्रांसफार्मर, जो बैरी टाइप इसका वर्गीकरण किया गया है। बैरी टाइप में क्या होता है कि विशेष प्रकार की एक क्रोड का प्रयोग होता है और यह आयताकार फ्रेम होता है। यह जो है अधिक शक्ति क्षमता वाले विशेष स्थानों पर प्रयोग होने वाले ट्रांसफार्मर में होता है। ठीक है, लेकिन खास बात यह होती है कि बैरी टाइप ट्रांसफार्मर में चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए कई रास्ते होते हैं, ऐसे, यानी कई रास्ते का मतलब दो से अधिक रास्ते अधिक चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए बैरी टाइप क्रोड प्रयुक्त ट्रांसफार्मर में होते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जो तीसरा पॉइंट है फेज के आधार पर। तो फेज के आधार पर तो आप सिंपल पकड़ सकते हैं, फेज के आधार पर ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि सिंगल फेज और पॉलीफेज, यानी सिंगल फेज या थ्री फेज, दो प्रकार के होते हैं। शीतलन यानी कूलिंग सिस्टम के आधार पर, तो कूलिंग सिस्टम के आधार पर बना लेंगे व्यवस्था कि जो कूलिंग ठंडा करने के आधार पर जो होता है ट्रांसफार्मर चार स्टेप में रखा गया है। कौन कौन, सबसे पहले प्राकृतिक रूप से शीतलन प्रणाली के आधार पर प्राकृतिक रूप से शीतलित ट्रांसफार्मर, जो प्राकृतिक रूप से शीतलित होते हैं वो जो है 15 kVA से कम क्षमता वाले ही जो है प्राकृतिक रूप से शीतलित होते हैं। इसके बाद आयनकृत शीतलित जो होते हैं, आयल के द्वारा ठंडा होने वाले, आयल के द्वारा जो ठंडा होने ट्रांसफार्मर है, यह जैसे आयल में भी एक होता है कि नेचुरल आयल करीब करीब भरा ही होता है, लेकिन जो विशेष आयल ब्लास्ट होता है वो 500 kVA से अधिक क्षमता वाले होते हैं, लेकिन नेचुरल में जैसे होता है कि आयल भी भरा जाता है। ठीक है, इसके बाद जल शीतलित, इसमें भी हैवी 500 kVA क्षमता वाले जो है ट्रांसफार्मर होते हैं, यह जल शीतलित होते हैं। इसके बाद वायु दाब शीतलित में भी जो होता है, ये भी जहाँ जल की कमी होती है वहां पे वायु दाब का जो है शीतलन प्रणाली प्रयोग की जाती है। तो इस तरह से कूलिंग सिस्टम के आधार पर ट्रांसफार्मर चार प्रकार के, प्राकृतिक कूलिंग, आयल कूलिंग, जल कूलिंग और वायु कूलिंग। ठीक है, इसके बाद व्यापारिक आधार पर बनाया गया है। व्यापारिक आधार पर, व्यापारिक से पहले आउटपुट क्षमता देख लीजिए। आउटपुट क्षमता के आधार पर दो प्रकार के होते हैं ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वह सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, वह वोल्टेज को स्टेप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकता है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि जैसे ये बाइंडिंग है, ये बाइंडिंग है, तो एक ही बाइंडिंग प्रयोग होती है और इस बाइंडिंग का
ये हिस्सा, एक हिस्सा प्राइमरी काम करता है और ये हिस्सा सेकेंडरी काम करता है। ठीक है, तो ये स्टेप अप प्रकार का हो गया। ठीक है, अगर इसको हम प्राइमरी मान लें और इसको सेकेंडरी मान लें तो ये स्टेप डाउन प्रकार का हो गया। तो इस तरह से ये ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में सीटी और पीटी होती है। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का प्रयोग कहाँ होता है? हाई वोल्टेज की करंट को मापना होता है, जिससे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो अधिक करंट को नापना होता है तो सीटी का प्रयोग करते हैं। सीटी का जो व्यवस्था होती है कि अधिक करंट को भी एक कम करंट के रूप में माप लेता है। जैसे अगर सीटी का हम प्रयोग कर रहे हैं तो सीटी जो है जैसे 11,000 से 11,000 अगर है तो 11,000 की करंट अगर बढ़ रही है वोल्टेज में तो उसको जो है कम करके ये नाप लेता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास पीटी भी होता है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर दो प्रकार के, सीटी और पीटी। तो अधिक करंट नापने के लिए सीटी का प्रयोग और अधिक वोल्टेज नापने के लिए पीटी का प्रयोग होता है। इसके बाद व्यापारिक आधार पर ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पावर ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जो पावर ट्रांसफार्मर होते हैं वो 2000 केवीए से अधिक क्षमता वाले होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जो होते हैं 5 केवीए क्षमता से अधिक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से स्थापना स्थल के आधार पर इनडोर आउटडोर, यानी कि घर के अंदर घर के बाहर, स्थापना स्थल के आधार पर दो प्रकार के ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ये चार्ट आप लोग नोट करेंगे तो समझ में आएगा आपको। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।